कांग्रेस की 7वीं लिस्ट जारी हुई है। सरगुजा से शशि सिंह, जिनका नाम आगे चल रहा था, वही उतारे गए हैं और डॉक्टर मेनका देवी सिंह रायगढ़ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके अलावा देवेंद्र सिंह यादव को बिलासपुर से उतारा है पार्टी ने मैदान में। बीरेश ठाकुर कांकेर के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो लीजिए, एक और लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है। कुछ ही दिनों पहले, यानी होली के एक दिन दो दिन पहले बस्तर सीट से नाम घोषित किया था और बचे जो नाम थे, इन बचे नामों का ऐलान भी फिलहाल हो गया है। तो भोपाल से और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बार बार ये खबरें आती रहीं कि नाम फाइनल हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन ये बचे हुए नाम घोषित कब होंगे, कब इन पर मोहर लगेगी, इसे लेकर लगातार सस्पेंस था। लेकिन फिलहाल ये नाम है और इन नामों में कांकेर से बीरेश ठाकुर को पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर उतारा है। इसके अलावा आप जो नाम देख रहे हैं उसमें कांग्रेस की 7वीं लिस्ट में छत्तीसगढ़ के बचे हुए नाम भी हैं। कांग्रेस की 7वीं सूची में सरगुजा से शशि सिंह को पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर उतारा है। तो यहां देखें, रायगढ़ से डॉक्टर मेनका देवी सिंह को प्रत्याशी बनाया, बिलासपुर से देवेंद्र यादव को और कांकेर से बीरेश ठाकुर को प्रत्याशी घोषित किया है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए 4 प्रत्याशी घोषित हो गए और अब इसके साथ सभी नाम सामने आ चुके हैं। बिल्कुल इंतजार था सिर्फ 4 नामों का। इससे पहले 6 नामों का ऐलान कर चुकी है कांग्रेस। इन 4 नामों का बस अब इंतजार था और वो भी देखिए नाम सामने आ गए हैं। कवासी लखमा का पहले से ही बस्तर से टिकट फाइनल हो चुका है। हालांकि अब उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, अपनों से ही वो घिर गए हैं, लेकिन ये 4 सीटों पर किन प्रत्याशियों को उतारा गया है वो पूरा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही काफी हद तक क्या पूरी तरह से आमने सामने की तस्वीर भी साफ हो गई है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तमाम 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान पहले ही हो चुका है। आमने सामने कौन है, कांटे की टक्कर किसके बीच आपको देखने को मिलेगी, वो भी आप सरकार के इस मेगा बुलेटिन पर देखेंगे। बिल्कुल, तो पहली जो लिस्ट थी उसमें 6 नाम थे, दूसरी लिस्ट में केवल सिंगल नाम बस्तर सीट पर जारी हुआ था और आज जो है 4 नाम आ गए। कुल 11 सीटें छत्तीसगढ़ की हैं, जिनमें से पहले 6, फिर 1 नाम, 7वां नाम बस्तर से और इसके बाद फिर ये 4 नाम। कुल 11 सीटों के ऊपर प्रत्याशी सामने आ चुके हैं और इनमें देखें, शशि सिंह को सरगुजा से, मेनका देवी सिंह को रायगढ़ से, देवेंद्र सिंह यादव को बिलासपुर सीट से और बीरेश ठाकुर को कांकेर से, जबकि देवेंद्र यादव को कांकेर। इस तरीके से ये सभी नाम सामने आ चुके हैं। बीरेश कुमार ठाकुर, इन्हें प्रत्याशी घोषित किया है कांकेर से। रायगढ़ से डॉक्टर मेनका देवी सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। 4 नाम है, सरगुजा से शशि सिंह है, रायगढ़ सीट से डॉक्टर मेनका देवी सिंह है, बिलासपुर से देवेंद्र यादव है और कांकेर से बीरेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाया। तो सरगुजा से शशि सिंह को उतारा गया है और इनके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं चिंतामणि मालवीय। वो उससे पहले भी कांग्रेस में रह चुके हैं और चिंतामणि अब उन्हें चुनौती देंगे। बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव है। स्टार जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्टार, बताएं प्रत्याशियों की सूची के बारे में क्या अपडेट मिल रहा है आपको? आपको बता दूं कि और अब 4 सीटों। सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क में आकर के बात करने की और जानकारी देने की कोशिश कीजिए। चलिए, जब तक हम स्टार से जुड़ते हैं तब तक आपको आमने सामने की भी तस्वीर दिखा दें। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर चुकी। सरगुजा में शशि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी बनाए गए, चिंतामणि महाराज का मुकाबला करेंगे। चिंतामणि महाराज वही हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी से विधायक थे, इसके बाद एन विधानसभा चुनाव 2023 में उनके टिकट काटने की खबरों के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी, बीजेपी का दामन थामा और अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सरगुजा से मौका दिया है। तो सरगुजा से चिंतामणि महाराज और शशि सिंह आमने सामने होंगे। शशि सिंह को पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर एक तरह से बड़ा दांव खेला है, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है और इस बीच चिंतामणि महाराज और भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी हद तक अपनी रणनीति के मुताबिक इलाके में, क्षेत्र में प्रचार शुरू कर दिया है। और कांकेर से बीरेश ठाकुर, पुनीत जी, इस बार उनका प्रत्याशी के तौर पर नाम सामने आया और कांकेर से इनका मुकाबला होगा भोजराज नाग से। कद्दावर नेता है ये, पूर्व मंत्री भी रहे भोजराज नाग, और अब इनका सीधा मुकाबला होगा बीरेश ठाकुर से। बिलासपुर से देवेंद्र यादव प्रत्याशी घोषित किए गए। बिलासपुर से तोखन साहू है भाजपा के प्रत्याशी। रायगढ़ से डॉक्टर मेनका देवी सिंह प्रत्याशी घोषित की गई है। और रायगढ़ से अगर बात की जाए बीजेपी की, तो रायगढ़ से राधेश्याम राठिया से इनका मुकाबला होगा। तो तस्वीर साफ हो चुकी है। एक एक करके हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अब कांटे की टक्कर किनके बीच होने वाली है। बिल्कुल, बिलासपुर से जो प्रत्याशी बनाए गए देवेंद्र यादव, दरअसल वे भिलाई के विधायक हैं और उनको वहां से उतारा गया है। यानी देवेंद्र यादव के खिलाफ भी अब बाहरी होने का
तोहमत लगाया जा सकता है, जो इस वक्त के लोकसभा चुनाव में काफ़ी सीटों पर देखने को मिल रहा है। जैसे राजनांदगांव में हमने देखा, वहां पूर्व सीएम को उतारने के बाद बाहरी प्रत्याशी कहकर कांग्रेसी खेमे में विरोध है। अब पुनः बिलासपुर से जो भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को उतारा, उनके खिलाफ भी बाहरी होने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है या उनके खिलाफ भी आवाजें आ सकती है। फिलहाल उनके नाम की घोषणा कर दी। और एक बार फिर से स्टार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, 4 नाम जिनका इंतजार था, आखिरकार उसका ऐलान कर दिया गया है। किस तरह के समीकरण साधे गए हैं इन 4 नामों के साथ? देखिए, यदि ओवरऑल आप देखेंगे पूरी 11 सीटों की सूची की, तो एक चीज सामने आई कि कांग्रेस ऐसे उम्मीदवारों पर ज्यादा फोकस कर रही है जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं। यदि हम बात करें तो 3 विधायक ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव जीते, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, कद्दावर नेता बस्तर से देखा जाए तो कवासी लखमा है, भिलाई नगर से विधायक बने देवेंद्र यादव, वो चुनाव मैदान में रहेंगे। तो ये चीज एक समझने वाली बात है कि 3 ऐसे विधायक हैं जो विधानसभा चुनाव जीते और उनको लोकसभा में उतारा है। मतलब अब सीधा ये नहीं देखा पार्टी ने कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, जीतने वाले कैंडिडेट कितने, उनकी लोकप्रियता कितनी है। युवाओं का मिश्रण है, यहाँ पर महिलाओं को मौका भी दिया है और कुल मिलाकर एक प्रकार से देखा जाए तो संतुलित ये लिस्ट कही जा सकती है। युवाओं का मिश्रण है क्योंकि नए लीडरशिप की आवश्यकता है, उस लिहाज से नए चेहरे पे भी फोकस किया है, लेकिन दमदारी से जो पूरे प्रदेश में एक मैसेज दे सके। यदि अब कवासी लखमा की बात करें तो बस्तर में संभाग में उनकी काफी लोकप्रियता है, तो उस लिहाज से वो देखा जाए तो एक बड़ा चेहरा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा अपने आप में काफी बड़ा है, इसलिए उनको चुनाव मैदान में देवेंद्र यादव चुनाव जीते हैं और युवाओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। भले कुछ आरोप भी उनके ऊपर हैं, लेकिन उन आरोप के अलावा देखा जाए तो यूथ की एक बड़ी टीम उनके पास है। एनएसयूआई से निकले हैं, यूथ कांग्रेस रहे हैं, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए थे, यूथ की बड़ी टीम उनके पास है, तो इस लिहाज से एक बड़ा मौका है। तो कुल मिलाकर यदि रायगढ़ की सीट देख लें, चाहे आप सरगुजा की सीट देख लें तो या कांकेर देख लें, तो कुल मिलाकर जैसे मेनका देवी सिंह रायगढ़ से उनको मौका दिया गया है, तो बराबर मैं जैसे युवाओं का और अनुभव का ये मिश्रण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ चलिए, तो कांग्रेस पार्टी ने बचे हुए 4 नाम घोषित किए हैं और स्टार हमको बता रहे थे इन चारों को लेकर के कुछ प्रयोग हैं और कुछ नए पुराने चेहरों का समागम दिखाई पड़ता। लेकिन आप देखें, जो भिलाई से विधायक हैं उनको उतारा गया है एक सांसदी के टिकट के ऊपर और वहां भी उन पर बारी का तमगा लग सकता है। देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद फिर से वो बात दिख सकती है। ऑलरेडी यही समीकरण दिख रहे हैं राजनांदगांव में, इसी तरह के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों पर अन्य सीटों पर। क्या ऐसे में आपको लगता है माहौल ठीक है? देखिए, मैंने जैसा कहा कि आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विनिंग कैंडिडेट कौन है, इस पर ज्यादा फोकस किया गया है। और कांग्रेस को ऐसा लगता है क्योंकि जिस प्रकार से 5 साल सरकार रही थी, उसके बाद सत्ता हाथ से गई है, तो एक कमबैक करना चाह रही है और बीजेपी को सीधा सीधा मैसेज देना चाह रही है। बार बार तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम अब तक का छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि वोट परसेंट वाइज देखा जाए तो लगातार कांग्रेस का जो वोट परसेंट है वो बढ़ा है यहाँ, और यही वजह है कि कांग्रेस अब भी मान के चल रही है कि वो कम बैक कर सकती है। यदि अब परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी 15 सीट तक सिमट गई थी, लेकिन कांग्रेस सत्ता में वापसी आई और 35 सीट अभी भी कांग्रेस के पास है। 35 विधायक कांग्रेस के लगभग हैं, तो एक बड़ा फैक्टर है। और यही वजह है कि तमाम प्रयोग करते हुए कांग्रेस ने ऐसे कैंडिडेट्स का चयन किया है जो कांग्रेस को लोकसभा में जीत दिला सके बड़ी मार्जिन के साथ में, और उनके ऊपर ये दांव कांग्रेस ने खेला है। और जैसा मैंने कहा कि युवाओं का मिश्रण है, क्योंकि यूथ पे ज्यादा फोकस किया है। कांग्रेस को आने वाले समय के लिए एक लीडरशिप भी तैयार करनी है, तो उस लिहाज से इन युवाओं पर दांव खेला है कांग्रेस ने। महिलाओं के लिहाज से भी आप देखें आकांक्षा, तो इसमें 2 नाम दिखाई पड़ रहे हैं, सरगुजा से शशि सिंह और डॉक्टर मेनका देवी सिंह। और पहले अगर आप देखें तो ज्योत्सना महंत को, जो मौजूदा सांसद है, उनको भी पार्टी ने वापस से रिपीट किया है। तो क्या महिलाओं का समीकरण भी साधा है? निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस लगातार कह रही है आरजेडी कि हम 33% लगभग महिलाओं को मौका देंगे। तो 11 सीटों में जैसे पहले एक सीट पे ज्योत्सना महंत को डिक्लेयर किया था और अभी 2 लोगों को और दे दिया, तो कुल 3 महिलाएं हैं। ये एक महिला फैक्टर भी है। और हाल ही में सचिन पायलट जब आए थे तो उन्होंने बड़ी घोषणा भी करके गई थी कि कांग्रेस महिलाओं के साथ नारी न्याय शक्ति
शुरू करेगी, योजना करेगी यदि सरकार में आती है। मतलब साफ है कि महिलाओं पर भी उनका फोकस है और बार बार इसको कैंपेन के तौर पर ले रही है कि वो महिलाओं तक पहुंचेगी भी। और दावा किया जा रहा है कि यदि सरकार बनती है तो हर महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए कांग्रेस सरकार देगी। तो ये एक महिला फैक्टर होते के नाते 3 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है और युवा चेहरे हैं उनमें से भी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग के साथ ये टिकट डिक्लेयर किया गया है। वीरेश ठाकुर जैसा पहले भी हम देखे हैं कि उन्होंने चुनाव मैदान में लड़ा है और काफी कम मार्जिन से पिछला चुनाव वो हारे थे यहाँ। तो इस लिहाज से उनको वापस से मौका दिया गया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ये समझ के चल रही है कि एक बैलेंस तरीके से युवाओं और अनुभव का मिश्रण रहेगा और महिलाओं को भी इसमें बराबर मौका दिया है, क्योंकि महिला कार्ड जिस प्रकार से बीजेपी ने खेला था विधानसभा में और उसी को देखते हुए कि समझ में आ गया कि आधी आबादी पर फोकस करना जरूरी है। आधी आबादी किसका पूरा साथ देती है स्टार, ये देखने वाली बात होगी जब रिजल्ट सामने आएंगे 4 जून को। स्टार, आपसे ये समझना चाहेंगे कि सरगुजा का समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस का ही हाथ छोड़ करके बीजेपी के साथ आए हैं चिंतामणि महाराज, सरगुजा से उनको टिकट दे दी गई है। लेकिन मधु सिंह और शशि सिंह, ये दोनों ही नाम आगे चल रहे थे, शशि सिंह के नाम पर मुहर लग गई है। तो ऐसा क्या मतलब उनको आगे लेकर के गया है शशि सिंह को कि मधु सिंह को पीछे पछाड़ करके उन्होंने टिकट अपने नाम की है? और अब सरगुजा का समीकरण क्या कह रहा है, कितना दिलचस्प रहेगा यहाँ का मुकाबला? देखिए, सरगुजा ही एक ऐसा क्षेत्र है क्योंकि पूरी की पूरी 14 सीट वहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था और ऐसे में चिंतामणि महाराज क्योंकि कांग्रेस से आए हुए हैं तो उनको ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो महिलाओं के साथ भी देख सके, युवाओं का मिश्रण भी देख सके और कांग्रेस के जो वोट बैंक है उसको वापस साध सके। और इन तीनों फैक्टरों को देखते हुए ही महिला को शशि सिंह है, एक युवा चेहरा है, उनको मौका दिया है। क्योंकि 3 तरफ से देखा जाए, महिला होने के नाते महिला वोटों को वो साथ सकेंगी, युवा होने के नाते युवाओं को साथ सकेंगी। इसके अलावा जो कांग्रेस का पुराना अनुभव है उसको भी यहाँ पे लिया जा सकता है। तो ये 3 फैक्टर्स को देखते हुए शशि सिंह को मौका दिया गया है सरगुजा से। और ये देखना होगा कि वो किस तरीके का साधते हैं, क्योंकि सरगुजा में देखा जाए तो 14 सीटें हैं जहां पर 14 संभाग की और पूरी सीटों पर एक तरफा जीत बीजेपी को मिली थी। तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है और ऐसे में यही वजह है 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए शशि सिंह को मौका दिया गया है वहां से। कांकेर का भी समीकरण आपसे समझना चाहेंगे स्टार। देखिए, कांकेर से नाम आगे चल रहा था दीपक बैज का भी, मोहन मरकाम का भी, लेकिन बीरेश ठाकुर यहां से बाजी मार गए हैं। उनके नाम पर मुहर लगाई गई है और उनके सामने भोजराज नाग होंगे। तो दीपक बैज जो कि पहले भी रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं बस्तर के, लेकिन उनकी जगह कवासी लखमा को चांस दिया गया। तो क्या माना जाए, एक व्यक्ति एक पद जो कहा जा रहा था, इसी का ध्यान रखा गया है, इसी कारण दीपक बैज को मौका नहीं दिया गया कांकेर से? मोहन मरकाम क्यों पिछड़ गए? देखिए, मोहन मरकाम के प्रति कहीं ना कहीं नाराजगी थी। जैसा मैंने कहा कि पहला फैक्टर तो विधानसभा चुनाव वो हारे हैं और उसके अलावा नाराजगी भी थी कार्यकर्ताओं में भी। और कहीं ना कहीं दीपक बैज की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो पार्टी ने बस्तर से कवासी लखमा को उतार दिया था, उसी से समझा जा सकता, समझ में आ गया था कि दीपक बैज को चुनाव में पर्टिकुलर किसी एक सीट पर उलझा के नहीं रखना चाहती आला कमान। और यही वजह है कि उनको कहीं से नहीं टिकट दी गई है। और ऐसे में पूरी जो 11 लोकसभा सीट है वहां की कैंपेनिंग की जिम्मेदारी अब दीपक बैज के ऊपर है, क्योंकि पीसीसी को भी उनको लेके चलना है, एक बड़ा चेहरा है और पूरी प्लानिंग के साथ पूरे 11 लोकसभा सीटों पे फोकस करना है। तो इसलिए दीपक बैज को कहीं से मौका नहीं दिया गया है। और कहीं ना कहीं बस्तर का ये समीकरण है क्योंकि कवासी लखमा 6 बार के विधायक है और लोकप्रियता उनकी काफी है, दादी के नाम से गांव-गांव में पहचानते हैं लोग, जानते हैं। एक और अहम सीट पर आपसे बिलासपुर सीट के ऊपर ध्यान चाहेंगे। देवेंद्र यादव का मुकाबला तोखन साहू से होने वाला है। यहां अगर देखें तो साहू समाज की नाराजगी, उनका सपोर्ट पिछले विधानसभा चुनाव में भी बड़ा फैक्टर यह था। अब की बार भी यादव समाज और इसके समीकरणों को साधा गया है अन्य सीटों पर भी। क्या यही एक वजह है कि पिछले कुछ दिनों से विवादों में चलने के बाद भी देवेंद्र यादव के ऊपर दांव खेला है कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर? देखिए, बिलाई से विधायक है और युवा सबसे, देखिए 2 चीजें हैं उनके साथ। लगातार देखा जाए तो परफॉर्मेंस देखा जाता है। पहले महापौर का चुनाव उन्होंने जीता, फिर उनको जब विधायक की टिकट मिली पहली बार तो विधायक भी उन्होंने जीता और उसके बाद दोबारा विधायक, जब भले सरकार नहीं रही लेकिन देवेंद्र यादव ने चुनाव जीता है। और बिलासपुर में देखा जाए तो युवा चेहरे की एक आवश्यकता थी जो दमदारी से चुनाव लड़ सके और देवेंद्र यादव के पास पूरी टीम उनके पास है जो सोशल मीडिया से कैंपेनिंग के जरिए आज युवाओं तक पहुंच सकती है। यदि छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखा जाए
तो रायपुर के बाद बिलासपुर ही दूसरा बड़ा शहर है। और यदि तासीर को देखा जाए तो जिस तरीके से भिलाई में सभी कास्ट फैक्टर देखा जाए तो चाहे किस जैसे मिनी इंडिया कहा जाता है भिलाई को, तो बिलासपुर भी एक प्रकार से मिनी इंडिया की तर्ज पर, क्योंकि SCCL है वहां पर, जहां पर देश भर के लोग आके सर्विस करते हैं। रेलवे का हेडक्वार्टर है, वो देश भर से आके वहां पे काम करते हैं। मजदूर हैं, लगातार जो फैक्ट्रियां हैं SCCL की और रेलवे की जो बड़े बड़े कारखाने हैं, यहाँ पर देश भर के लोग आके काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण भी एक प्रकार से है। साहू फैक्टर तो है ही, साहू वोट बैंक जरूर है, लेकिन जिस तरीके से भिलाई की तासीर है वो तासीर भी बिलासपुर की है। और युवा, जैसे मैंने कहा कि युवा, क्योंकि भिलाई में युवाओं को उनका अच्छा खासा पकड़ है, NSUI से लेकर यूथ कांग्रेस और उसके बाद 2 बार के विधायक। तो ये तमाम फैक्टर को देखते हुए ही देवेंद्र यादव को कांग्रेस ने भिलाई से जो विधायक हैं भिलाई नगर के, उनको बिलासपुर में मौका दिया है। रायगढ़ का समीकरण भी समझाइए स्टार, क्योंकि बेरिका सिंह वर्सेस राधेश्याम राठिया का यहाँ पर जो चुनाव है बेहद दिलचस्प होगा। रायगढ़ का रण कौन जीतेगा ये तो खैर पब्लिक ही डिसाइड करेगी, लेकिन अब यहाँ के समीकरण क्या कह रहे हैं, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? मेनका सिंह यहाँ पर नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और राधेश्याम राठिया। देखिए, राधेश्याम राठिया जो है वो बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से जो टिकट जिसे दी गई महिला को, और मैं आपको बता दिया कि महिलाओं पर कांग्रेस इस समय ज्यादा फोकस कर रही है। सचिन पायलट आए थे, जब उनसे बातचीत की गई तो बकायदा योजना के बारे में उनको जानकारी दी और कहा कि कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और सभी महिलाओं तक फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। उसका प्रारूप भी जारी किया गया था। हमने अपने चैनल के माध्यम से प्रारूप भी दिखाया कि किस तरीके का वो फॉर्मेट रहेगा, और उसके जरिए कांग्रेस जो है महिलाओं को ज्यादा मौका दे रही है, क्योंकि 2 जगह से एक महिलाओं को दे दिया गया था, 1 सीट और देनी थी, क्योंकि 33% महिलाओं की बात कांग्रेस ने करी थी। ऐसे में जो रायगढ़ से जो सीट बच रही थी वहां से भी उतारा गया है। और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ओवरऑल जैसा फैक्टर हमने कहा कि रायगढ़ भी शहरी क्षेत्र है और वहां से महिलाओं को साधने के हिसाब से भी ये टिकट वितरण की गई है। और कुल मिलाकर एक बैलेंस इसे कही जा सकती कांग्रेस की तरफ से कि युवाओं का मिश्रण है, महिलाओं को पर्याप्त 33% आरक्षण की बात कांग्रेस करती आ रही है। 3 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है और इसी को ध्यान में रखते हुए रायगढ़ के समीकरण बैठाते हुए ही कांग्रेस ने मौका दिया है। चलिए, तो 4 सीटें हैं आज जो नाम घोषित किए गए हैं कांग्रेस पार्टी की सूची में। इसमें छत्तीसगढ़ की बची 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर एक तरफ हमारे सहयोगी स्टार को सुन रहे हैं और साथ ही साथ आपको हम दिखा रहे हैं मुकाबले की तस्वीर अब पूरे प्रदेश की साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों पर, सभी 11 सीटों पर 2 चरणों में अपने अलग अलग उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे और इसी के साथ अब कांग्रेस पार्टी की सूची के बचे हुए 4 नाम भी आ गए हैं, यानी 11 के 11 सीटों पर तस्वीर साफ है। जो आज की सूची है इसमें 2 महिला कैंडिडेट को मौका दिया है। पहले एक महिला कैंडिडेट जो मौजूदा सांसद हैं ज्योत्सना महंत, उनको उतारा था, तो 11 में से 3 महिला कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी ने आगे रखा है। इसके अलावा समाजों के समीकरणों पर और यूथ के ऊपर बड़ा फोकस दिखाई पड़ता है। स्टार, आपसे समझना चाहेंगे अभी जो चुनावी वातावरण चल रहा है, इस अभी वाले चुनावी वातावरण में बीजेपी का फोकस है कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को आगे रखकर अपना कैंपेन चलाना और मोदी की गारंटी के भरोसे अब की बार वोट मांगना। कांग्रेस का हम देख रहे हैं कि अभी भी उनका जातिगत, वर्गवार और यूथ के ऊपर ही फोकस दिख रहा है। ऐसा लगता है कि मुकाबले के एंगल और समीकरण दोनों फिक्स हैं। देखिए, बीजेपी जिस तरीके से देखा जाए, पहले राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उसके बाद कवासी लखमा को लेकर भी आज उन्होंने बयानबाजी जारी करी। देवेंद्र यादव के खिलाफ शिकायतें हैं और उनको लेकर बीजेपी एग्रेसिव है। तो ये एक फैक्टर है और बीजेपी इसी मुद्दे को भुनाएगी कि ये जो जिनको मौका दिया गया है, आपको स्टार हम थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। बिलासपुर से जितेंद्र थबायत भी हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, चौथी लिस्ट का इंतजार लगातार किया जा रहा था, अगली लिस्ट में 4 नाम आएंगे ये तय माना जा रहा था। होली के एक दिन पहले 23 तारीख को लिस्ट आई और अब शनिवार की लिस्ट के बाद में अब पुनः जो लिस्ट आई है इसमें 4 नाम डिक्लेयर हो गए। बिलासपुर से देवेंद्र यादव को उतारना तो कंसाऊ के सामने, समीकरण क्या बनाने की कोशिश हुई है, क्या असर रह सकता है?
बिल्कुल पुनीत, देखिए छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्से का सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है बिलासपुर लोकसभा। और यहाँ से जिस तरह से भाजपा ने तोखन साहू को ओबीसी वर्ग से, साहू समाज से प्रत्याशी घोषित किया है, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस भी इस बार भाजपा के दांव में ही भाजपा को घेर सकती है। कांग्रेस इस बार ओबीसी कार्ड जो है वो बिलासपुर लोकसभा से खेल सकती है। हालांकि जिस तरह से देवेंद्र यादव का नाम आया है, ये एक बार जरूर बिलासपुर के लिए चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि यहाँ से भी कुछ ऐसे संभावित नाम चल रहे थे जिनको जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त सरगुजा से प्रत्याशी शशि सिंह जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि जी, बहुत बहुत आपको मुबारक हो पहले तो कि प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस ने आपके नाम पर मुहर लगाया है। तो क्या आपकी यहाँ पर किन मुद्दों के साथ आप जनता के सामने जाएंगे शशि जी, और आपका मुकाबला आपकी ही पार्टी में जो कभी थे चिंतामणि महाराज, उनसे ही होने वाला है? जी बिल्कुल, हमारे पास मुद्दे बहुत हैं। हम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। हसदेव का मुद्दा है, उससे हम लड़ेंगे। हमारे घोषणा पत्र पे जो 5 मुद्दे को लेकर हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। और चिंतामणि जी हैं, मैं मानती हूँ कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं। अब जनता को डिसाइड करना है, क्योंकि वो भी एक कांग्रेस के ही कैंडिडेट है, ये जनता कह रही है यहाँ की। तो वो किस कैंडिडेट को पसंद करती है, या तो चिंतामणि जी को पसंद करती है या मेरे को पसंद करती है। मुझे नहीं लगता कि उनसे लड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मेरे लिए वो चुनौती नहीं, चुनौती मेरे खुद के लिए है, क्योंकि मेरा पहला चुनाव है। हम जरूर इस चुनाव को जीत रहे हैं। शशि जी, वाकई में एक आपके लिए तो बड़ी चुनौती है। एक तो चिंतामणि महाराज आपके सामने हैं, जो आपकी पार्टी में रहे हैं, पार्टी की स्ट्रेंथ और वीकनेस समझते हैं। आपने कहा जनता तय करेगी, लेकिन जनता के पास आप मुद्दे क्या रखेंगे? ये बड़ा चुनाव है लोकसभा का, पार्टियां लड़ती हैं, सामने मोदी की गारंटी है और राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को जो दावा करती है, उसके साथ में, उसकी बड़ी फोर्स के साथ में आपका मुकाबला है। जी बिल्कुल, मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है। लेकिन जो कांग्रेस की गारंटी है, ये दुनिया जानती है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने कई घोषणा पत्र अभी लागू किए हैं, जिसमें हम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर चुनाव को लड़ेंगे। महिलाओं के लिए है, हमारे श्रमिकों के लिए है, युवाओं के लिए, ये सारे मुद्दों को हम लेकर फील्ड पे उतरेंगे, लोगों को समझाएंगे और देश को बचाने का काम करेंगे। आरक्षण को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इस बार जनताओं को कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा और हम उनको समझाएंगे। और चुनौती में बिल्कुल भाजपा को नहीं मानती हूँ, ना मोदी जी को मानती हूँ। ये देर आपको लगता है आपके नाम को लेकर, चूंकि अभी बहुत दिनों से मंथन चल रहा था, यहाँ भी 2 सिंह नामों के बीच में एसटी सीट के ऊपर मंथन करती रही कांग्रेस पार्टी। आपको लगता है एक तरफ चिंतामणि महाराज और बीजेपी काफी दिनों से प्रचार न केवल प्लान कर चुकी है, करना शुरू कर चुकी है, अब आपके पास में अवसर आया है, अब आपको मौका मिला है, आपको नहीं लगता देर हो गई थोड़ी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे भी 1 महीना पहले से ही पता था डिक्लेयर होने वाला है। कांग्रेस पार्टी बहुत सोचकर काम करती है और जिनको उनको कैंडिडेट बनाना था उनको उन्होंने पहले से ही सूचित कर दिया था और कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी। मैं 1 महीने पहले से ही फील्ड पे थी। मैं हर विधानसभा, हमारे 8 विधानसभा में लगभग घूम चुकी हूँ, सभी से संपर्क बन चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने लेट से डिक्लेयर किया, वो जो किए और अच्छा किए हैं। और हम सरगुजा संभाग की बात की जाए तो इस बार विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया था, कांग्रेस का एक भी सीट आपके पाले में नहीं आई। तो इसे भी आप एक क्या चुनौती मानती हैं कि देखिए अक्सर हम देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह के रिजल्ट होते हैं उसी तरह के लोकसभा चुनाव में भी रिजल्ट होते हैं, तो क्या ये आपके लिए एक चैलेंज? देखिए, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हम इस चुनाव को हारे थे, लेकिन लोकसभा में बिल्कुल इस फैक्टर को नहीं लूंगी, क्योंकि पिछले बार हमारे कांग्रेस हर सीट में थी, 14 की 14 में थी, लेकिन लोकसभा में बीजेपी आया था। तो इस बार भी बिल्कुल उसी तरह से होने वाला है। अभी बीजेपी है लेकिन कांग्रेस आएगा, इसका मुझे विश्वास है। जनता को गुमराह किया गया था, तभी हम विधानसभा हारे थे। कई फैक्टर थे जिसमें इन्होंने ईवीएम का घोटाला भी किया था, कई चीजों को लेकर हम इस चुनाव को हारे थे। शशि जी, बतौर महिला मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए महतारी बंधन योजना के फॉर्म भरवाए गए, काफी उसका वादा दिया गया और अब तो उसकी जो किश्त है वो भी आने लगी है महिलाओं के अकाउंट में। और अभी हाल ही में कांग्रेस ने भी वादा किया था कि 1 लाख रुपए सालाना देंगे अगर हम जीतते हैं, कुछ इस तरह के उन्होंने भी वादे किए। तो आपको क्या लगता है कि जो वादे किए कांग्रेस ने उसका वाकई असर होगा? बतौर महिला आपको लगता है क्या कि हाँ इस तरह के वादे किए जा सकते हैं और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? बिल्कुल कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा और हम प्रचार करना भी शुरू कर दिए हैं। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सोच रखती है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करेगी। और जो उन्होंने 1,000 का झांसा दिया बीजेपी ने, वो महिलाएं देख चुकी है। उनको
3 महीने से यहाँ भाजपा की सरकार है, इतने दिनों से तो उन्होंने दिया नहीं। अभी चुनाव आ गया तो 1 महीने में उन्होंने पैसे डाले, वो भी कई महिलाओं के खाते में पैसे नहीं गए हैं और कितनों के पैसे काट काट के दिए जा रहे हैं। रोज हमको फोन आता है, हम लोकल जनप्रतिनिधि भी हैं, तो हमको हमेशा शिकायत आ रहा है बीजेपी का कि हमारे खाते में नहीं आया है। ये झूठ फरेब अब नहीं चलने वाला है। इस बार सब जागरूक हो चुके हैं, सरगुजा की जनता तो बिल्कुल जागरूक है। आप एक लेगेसी को लेकर आगे बढ़ रही हैं। तुलेश्वर सिंह जी की पुत्री होना, एक ऐसा इलाका जहां विकास की सख्त ज़रूरत दरकार महसूस की जाती है, लेकिन पॉलिटिकली ये इलाका 2023 के चुनाव में भी बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है कांग्रेस के लिए ख़ास तौर पर, और फिर नतीजों ने एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। ऐसी क्या बात होगी शशि जी के साथ में जो आपको लगता है यूथ आपसे जुड़ेगा? आप युवा हैं, संघर्षशील हैं, एक ऐसे परिवार से आती हैं जिनका राजनीति से वास्ता रहा है। इसके अलावा आपको क्या लगता है जो आपको जीत तक ले जा सकेगा? बिल्कुल, पहली बार एक युवा को मौका मिला है सरगुजा में, तो सारे यूथ एक्टिव हैं। मैं सिर्फ यूथ को ही नहीं बोलूंगी, मैं क्योंकि क्षेत्र पे घूम चुकी हूँ, 8 विधानसभा में घूम चुकी हूँ। वरिष्ठ भी इसमें खुश हैं, वो भी चाह रहे हैं मुझे सपोर्ट करना, महिलाएं भी हैं। मैं क्योंकि हर जगह खुद ही घूम चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि सबका सपोर्ट मिलेगा और इस बार हम जरूर जीतेंगे। और लेगेसी तो है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे काफी फायदा मेरे पिताजी का मिल रहा है, उनके नाम का। हमारे खेल साहब बाबा जी जो हमारे सांसद रह चुके उनका भी है, तो 100% हम इस चुनाव को बहुत अच्छे से जीतने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, बहुत बहुत बधाई हो आपको और हमारी भी शुभकामनाएं शशि जी कि बस अब देखिए मतदान होने ही वाले हैं और आप कह रही है कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इस बार सरगुजा में इस बार कमल का आप यहां पर फूल नहीं खिलने देंगे, आप कांग्रेस को आगे जरूर बढ़ाएंगी। शुभकामनाएं हमारी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, तो सरगुजा एसटी सीट से आपने सुना शशि सिंह जी को, लेकिन अब रायगढ़ एसटी सीट, यहां से मेनका देवी सिंह को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी बनने के बाद में ये किस बात को चैलेंज मानती हैं, इनको भी सुनिए। रायगढ़ लोकसभा से इस बार डॉक्टर मेनका देवी सिंह को टिकट दिया गया है। चलिए हम उससे बातचीत करते हैं कि आखिर उनको टिकट मिलकर कैसा लग रहा है। पार्टी ने आपको टिकट इस बार लोकसभा चुनाव में दिया है, कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि पार्टी में ने और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने विश्वास करके हमें टिकट दिया है कि मैं खरी उतरूं इस इलेक्शन में। काफ़ी लंबे समय से आप टिकट के दौड़ में थी, टिकट के लिए प्रयास कर रही थी, पार्टी ने इस बार आपको टिकट दिया है। बड़ा विधान लोकसभा क्षेत्र माना जाता है रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र को। कैसे इस बार इस लोकसभा चुनाव का लड़ेंगे? देखिए, है तो क्षेत्र बहुत लंबा और बहुत पहले से, जैसे जब मेरी बहन पुष्पा देवी सिंह, उनके पहले रजनी देवी, जब उनका होता था दौरा तो हम लोग जाते थे सब, तो हो जाता था, जानते हैं एरिया को, लोग भी कुछ पहचानते हैं, कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ा जाता है इलेक्शन। ये राज परिवार से आप ताल्लुक रखते हैं, आपको तो सभी लोग लगभग जानते हैं। नाम आपका सभी जानते हैं लगभग, आपके राजनीति बैकग्राउंड के बारे में भी लोग जानते हैं। और एक चीज़ और है कि आपके पिताजी अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में कैसा रहेगा इस बार का चुनाव आपके लिए? चुनौतीपूर्ण तो है सब इलेक्शन, ऐसा नहीं कि हम बोले वो मुश्किल है, चुनौती होता है। और हमारे पार्टी का वो जो विचारधारा है, कार्यकर्ताओं का जोश है, शक्ति है, उसके दम पे लड़ेंगे। एक चीज़ और देखा जाता है कि लोकसभा चुनाव जब भी होता है तो उसमें पिछले 2-3 लोकसभा चुनाव की बात करें तो मोदी का फैक्टर चलता है, ऐसा बोलते हैं लोग। इसको कैसे निपटेंगे? मोदी का फैक्टर होगा हमें नहीं पता, पर हमारा वो जो पार्टी है, विचारधारा है, एक अलग ही विचारधारा है, उसको हम ले जाएंगे जनता के बीच। पहले भी जानते हैं, पहले भी दिया है हम लोगों को सपोर्ट, कार्यकर्ताओं में जोश है, शक्ति है, हम उस अपने दम पे लड़ेंगे, अपने पार्टियों के विचारधारा पे। टिकट मिलने के बाद लगातार आपके पास कार्यकर्ताओं के और जो पार्टी के नेताओं के फोन आ रहे हैं, बधाई का संदेश, बधाई का तांता लगा हुआ है। कैसे, क्या आश्वासन दिया जा रहा है जनता को, किस तरीके से अब मैदान उतरेंगे? मैदान में तो उतरेंगे वही जो हम लोगों का मैनिफेस्टो होगा, वो बैठ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के बात करेंगे कि लोकल समस्या क्या है, वो सबको ले जाएंगे पब्लिक के बीच में, उसको लेके लड़ेंगे अपन। अलग अलग इलाके में अलग अलग समस्याएं हैं।
तो ये थी हमारे साथ रायगढ़ लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर मेनका देवी सिंह जी, जिनको इस बार कांग्रेस ने रायगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। सारंगढ़ से IBC 24 न्यूज के लिए मेघनाथ भारती की रिपोर्ट। तो पुनीत जी, रायगढ़ का रण कितना दिलचस्प हो जाता है कि पिछले बार लालजीत राठिया को यहां से टिकट दिया गया, इस बार आदेशराम राठिया को दिया गया। लालजीत राठिया हारते हैं, गोमती साई जीतती है और अब वो विधायक है, और इस बार राठिया वर्सेस राठिया ना होकर के राठिया वर्सेस, अब आपने सुना, मेनका देवी सिंह को। चलिए, एक राज परिवार से, एक पूर्व CM के परिवार से, एक महिला को, डॉक्टर को, पढ़े लिखे उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी ने आगे किया, और कांग्रेस पार्टी ने अब की बार इस लिस्ट में, 4 नामों की लिस्ट में महिलाओं पर, पढ़े लिखों पर, यूथ पर और नए प्रयोगों पर, समीकरणों के साथ में ध्यान दिया। ऐसे ही कांग्रेस ने कांकेर लोकसभा सीट से बीरेश सिंह ठाकुर को अवसर दिया है। उनकी भी प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया टिकट डिक्लेरेशन के बाद, लिस्ट के बाद, सुन लीजिए। तो भूपेश दाव की सरकार ने जो यहाँ की जो योजना को बना के रखा है, उस योजना के तहत, और जो सेंट्रल की जो हमारी योजना है, जो देश के भविष्य राहुल गांधी जी ने अभी यहाँ 3 गारंटी को दी है। एक तो नारी गारंटी, दूसरा किसान गारंटी और तीसरा युवा गारंटी। ये तीनों गारंटी को लेकर हमारे समस्त कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएंगे और निश्चित ही हमारी मिलेगी। तो कांग्रेस पार्टी की सूची आ चुकी है और छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर अब उम्मीदवारों के सामने आमने सामने वाली स्थिति साफ हो गई है। आज कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट है, इस लिस्ट में 4 सीटों के ऊपर कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं और 11 की 11 लोकसभा सीटों में से एक एक सीट पर क्या चुनावी गणित देखकर कांग्रेस पार्टी ने अपने टिकट डिक्लेयर किए हैं। जिन 2 नामों के बीच में मंथन चल रहा था और जो माना जा रहा था कि 23 तारीख की लिस्ट के साथ ही नाम आ जाने थे, वो अब 26 तारीख को नाम सामने आए। 26 तारीख के नामों की लिस्ट के बाद में अब फिलहाल वहां पर आपने प्रतिक्रियाएं सुन ली। पहली प्रतिक्रियाओं में सबने अपनी दावेदारी पर, उम्मीदवारी के ऊपर मोहर लगने के बाद आला कमान से संतोष जताया और अब उनके पास बड़ा मौका है, लेकिन चुनौती भी बड़ी है। सीधे एक एक करके हमने प्रत्याशियों को सुना। अब जरा क्षेत्र के समीकरणों पर भी ध्यान देते हैं। हमारे साथ में अंबिकापुर से मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सीधे हम उनका रुख करते हैं। अभी सबसे बड़ा जो सरगुजा क्षेत्र है अभिषेक, इस क्षेत्र में प्रत्याशी को हमने सुना, वो कहती हैं कि अपनी पार्टी के चिंतामणि महाराज से मुकाबला उनके लिए आसान होगा। एक लेगेसी उनके पास में है, युवा हैं, लगनशील हैं और जमीनी स्तर से उठी कार्यकर्ता की उनकी छवि है। इसके अलावा आपको लगता है कि ये कड़ी टक्कर देने के लिए पर्याप्त कैंडिडेट कांग्रेस सामने ला पाई है? देखिए, बिल्कुल पुनीत जी, जिस तरह से कांग्रेस ने लंबे विचार मंथन के बाद आज जो लोकसभा के प्रत्याशियों की घोषणा की है, तो सबसे खास बात यह कि शशि सिंह वो चेहरा है जिस पर कांग्रेस ने बहुत पहले विचार किया था। हालांकि उनके नाम की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरह से शशि सिंह कार्यकर्ताओं के बीच जा रही थी, जो कि अलग अलग इलाकों में भ्रमण कर रही थी, तो ये कमोबेश ये स्पष्ट हो चुका था कि शशि सिंह ही वो चेहरा होंगी जिस पर कांग्रेस जो है वो अपना दांव लगाएगी। सबसे खास बात ये कि जो कॉम्बिनेशन एक तरह से देखा गया है, महिला को भी मौका देने के साथ साथ एक यूथ महिला को कांग्रेस ने सामने रखा है और उनका जिस तरह से अभी तक की कार्यशैली रही है, वो न सिर्फ प्रदेश की जो अलग अलग कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने पैठ रखी है, बल्कि जो राहुल गांधी एक लंबी जो पदयात्रा किए थे, उनके साथ भी शशि सिंह काफी समय तक रहने के साथ ही चर्चाओं में आई थी कि उन्होंने काफी दूरी तक जो पैदल है वो सफर तय किया था। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने सोच समझकर एक प्रत्याशी को मैदान में उतारा है और कांग्रेस को ये उम्मीद है कि जिस तरह से 20 साल करीब जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से अब तक जो कांग्रेस है वहां जीत को तलाश रही है, तो कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। साथ ही साथ एक दांव भी खेला है, क्योंकि जो चिंतामणि महाराज हैं वो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और अब वो भाजपा से सांसद प्रत्याशी हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस लगातार इस बड़े मुद्दे को घेरने की कोशिश करती रही है कि चिंतामणि महाराज कांग्रेस के प्रत्याशी थे, कांग्रेस के विधायक थे और उन्हें भाजपा ने जिस तरह से प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस हमला रही है कि भाजपा के पास कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं था जिसे वो प्रत्याशी बना सके। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी जो गेम के तहत, जो स्ट्रेटजी के तहत जो कांग्रेस ने दांव खेला है, उसका कितना असर ये अब जो आने वाले चुनाव पर पड़ेगा, जनता तक वो कितना पैठ बना पाती हैं, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से ये लड़ाई लड़ी जा रही है,
भाजपा जहां पर मोदी की गारंटी को लेकर आगे बढ़ रही है, तो जरूर लिस्ट आई है कांग्रेस की, लेकिन क्या दुरुस्त आई है ये तो 4 जून को ही साफ होगा। लेकिन शशि सिंह वर्सेस चिंतामणि महाराज यहां पर बेहद दिलचस्प रहेगा ये मुकाबला, जैसा कि आप समीकरण समझा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अब छत्तीसगढ़ का मैदान पूरी तरह से तैयार हो गया है और 11 सीटों का समीकरण पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि आमने सामने कांटे की टक्कर किन के बीच होने वाली है। आइए अब आपको दिखाते हैं आमने सामने कांटे की टक्कर किन किन के बीच हो रही है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के लिए। तो लोकसभा चुनाव में हर एक सीट के ऊपर समीकरण किस तरह के हैं देखें। सरगुजा में चिंतामणि महाराज जो पहले कांग्रेस में थे और 2023 में पाला बदलकर बीजेपी के हुए और अब सरगुजा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने एक युवा नेत्री को उतारा है और उनसे भी आपने बात सुन ली। उनको पूरा विश्वास है कि वो जीतने वाली हैं। रायगढ़ में आप देखें राधेश्याम राठिया का मुकाबला मेनका देवी सिंह, डॉक्टर मेनका देवी सिंह से होगा, एक राज परिवार की सदस्य के साथ में होगा। रायगढ़ के बाद बिलासपुर का रुख करते हैं। बिलासपुर से भिलाई के जो विधायक थे देवेंद्र यादव, उन पर फिर से भरोसा जताया है कांग्रेस ने और उनके सामने उन्हें चुनौती दे रहे हैं तोखन साहू, यानी कि साहू वर्सेस यादव। यहां पर जो अलग अलग समाज है उनके बीच यहां पर कांटे की टक्कर इस बार बिलासपुर में देखने को मिलेगी। जी, इसके अलावा जातिगत समीकरणों के साथ साथ क्षेत्रवार समीकरणों को साधा, ओबीसी समाज से मौका दिया। हालांकि ये वाली पॉलिटिक्स पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में मध्य भारत के साथ साथ देखने को मिल रही है। अब आप देखें कांकेर सीट, यहां से भी बड़े सोच विचार के साथ वीरेश ठाकुर को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है और भोजराज नाग के सामने भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के सामने इस सीट से उनको अवसर मिला है। कांकेर उत्तर बस्तर का यानी बस्तर का एक क्षेत्र, उत्तर बस्तर और बस्तर के द्वार के तौर पर पहचान रखता है। देखते हैं यहां से किसकी क्या जीत होती है। अब आप बाकी सीटों के ऊपर देखें, जिन सीटों पर सबसे पहले नाम घोषित हुए थे एक एक करके उनके नाम भी आपको दिखा रहे हैं। रायपुर सीट महामुकाबला है, बृजमोहन अग्रवाल कद्दावर नेता, उनके सामने युवा विकास उपाध्याय को उतारा है। बिल्कुल, एक एक करके आपको तमाम नाम हम बता रहे हैं। राजनांदगांव देखिए, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, भूपेश बघेल वर्सेस संतोष पांडे जो कि अभी भी सांसद हैं और भूपेश बघेल जो कि ताल्लुक तो रखते हैं पाटन से हैं, दुर्ग से हैं, लेकिन इस बार उन्हें उतारा गया है राजनांदगांव से। पोस्टर वॉर भी आपने काफी देखा होगा राजनांदगांव के बाद। अब बात करते हैं दूसरी सीट की, दुर्ग का किला इस बार कौन फतह करने वाला है, ये 4 जून को ही सामने आएगा। इस बार यहां पर जो मुकाबला है वो भी बेहद दिलचस्प है दुर्ग का। बिल्कुल, राजेंद्र साहू को कांग्रेस पार्टी ने यहां से उतारा और विजय बघेल जो मौजूदा सांसद हैं उनके साथ में उनकी सीधी टक्कर है। विजय बघेल ने मुकाबला किया था 2023 के चुनाव में भी, लेकिन मौजूदा सांसद के तौर पर केवल संतोष पांडे और विजय बघेल को ही रिपीट किया है। पार्टी ने उन पर एक बड़ा विश्वास किया, ये दिखाई पड़ा है। ये दुर्ग की तस्वीर बड़ी दिलचस्प हो जाती है। एक पूर्व सीएम का इलाका, हाई प्रोफाइल सीट और एक चुनौती के बाद अब देखते हैं क्या विजय बघेल भारी पड़ते हैं या फिर वहां से कांग्रेस का दांव चलता है, काम आता है। अब महासमुंद की भी तस्वीर दिखा दें, रूप कुमारी चौधरी वर्सेस ताम्रध्वज साहू। ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं, हम सभी जानते हैं, गृह मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू और इनके सामने चुनौती पेश कर रही है रूप कुमारी चौधरी। यहां का भी चुनाव बेहद दिलचस्प है क्योंकि ताम्रध्वज साहू के बारे में कहा जा रहा था कि शायद ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और बीजेपी तो कह रही थी कि चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, इनसे लड़वाया जा रहा है। तो क्या जनता ये समझती है, जनता तक क्या बीजेपी ये पहुंचा पाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और अब बात कर लेते हैं कोरबा की। तो 2 महिलाओं के बीच में मुकाबला है। एक तरफ है ज्योत्सना महंत, मौजूदा सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी ने पुनः इन पर विश्वास किया है और उनके सामने सरोज पांडे, कांग्रेस पार्टी के सामने ये एक महिला फेस बड़ी चुनौती क्या साबित होगा, क्योंकि सरोज पांडे पहले भी कई पदों पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल रही हैं, संगठन में गहरी पैठ रखती हैं। इसके अलावा उनका और उनकी पॉलिटिक्स का चर्चा यहां छत्तीसगढ़ की राजनीति में होता रहा है और कांग्रेस आरोप लगाती आई है यही कि कोरबा से जो उतारा गया सरोज पांडे को वो बाहरी है। तो अब क्या इसका असर होता है, क्या जनता इसे समझ पाती है? तो कोरबा का चुनाव भी बेहद दिलचस्प और रोमांचक रहेगा, महिला वर्सेस महिला। जांजगीर की भी बात कर लेते हैं, जांजगीर से शिव डहरिया है और उनके सामने है कमलेश जांगड़े। यहां का भी मुकाबला बेहद रोचक रहने वाला है। पुनीत जी, यहां सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये, एक तो जो आपने बाहरी का जिक्र किया वो तो है ही, इसके अलावा महिला कैंडिडेट को उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनौती पेश की है और दागी नेता बताकर, भ्रष्टाचारी नेता बताकर कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री रहे हैं शिव डहरिया, उनको घेरने का प्रयास भी किया। और देखिए पुनीत जी, कितना दिलचस्प हो जाता है कि तू डाल तो मैं पात। बीजेपी की पूरी लिस्ट सामने आई, हमने देखा 3 महिला प्रत्याशियों को मौका मिला और कांग्रेस के भी अब तस्वीर साफ होगी 11 सीटों पे और यहां पर भी अलग अलग सीटों का अगर समीकरण देखा जाए तो 3 महिलाओं को उन्होंने भी मैदान पर उतारा है कि कहीं से भी कोई किसी को पकड़ ना पाए। बिल्कुल, आप देखें एक तरफ आपने जैसा भी आकांक्षा कह रहे हैं, इस बात में आप विचार कीजिएगा
कि 3 वर्सेस 3 क्या केवल चेहरों में संख्या के मुकाबला किया गया या फिर अन्य समीकरणों को साध कर आगे निकलने का प्रयास हुआ है? क्या देर हो गई है या ये सही वक्त था? ये एक बड़ा सवाल।